start with chapter number 20, accounts from incomplete records. Chahat, chapter number 20, name accounts from incomplete records. Fine. एक हमने concept किया हुआ है dual aspect concept. इसका मतलब क्या होता है? Dual aspect concept. Raise hand please. Dual aspect concept. बस यस कर लो। सिर्फ इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ कहीं से कम हो रही है तो कहीं से बढ़ भी रही है इन अकाउंट्स, लाइक व्हेन वी इंक्रीज स्टॉक कैश डिक्रीजेस। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? ठीक है बेटा, एक्सप्लेन कर दीजिए इसको। और ट्रांजैक्शन है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। जैसे इसने कहा कि दो ट्रांजैक्शन, अगर स्टॉक परचेज किया तो स्टॉक इंक्रीज होएगा, कैश कम होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे और कौन क्लियर करें दीदी? और शेयर करोगे इसमें? There are two aspects in accountancy. One is debit and one is credit. Yes. It means dual aspect concept. Dual means two. This concept says that there are two aspects in every transaction. For every debit there is a credit of equal amount. याद है हमने पढ़ा था इस concept में, accounting concept chapter में किया था, वहाँ पढ़ा था for every debit there is a credit of equal amount. Right? Means for every debit there is a credit, that is there are two aspects in every transaction of business, and when we record both the aspects, that system is known as double entry system. Very good. Double entry system. Double entry system क्या कहता है? In double entry system we record both the aspect. Debit is also recorded, credit is also recorded. That is double entry system. जो ये चैप्टर है दिस इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल देते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड्स यही गलत है, यही गलत है। डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम इसका मीनिंग बिल्कुल ये नहीं है कि जहां पे एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया है, ये नहीं है। इसीलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम के साथ ये भी मानते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसमें ये है कि किसी ट्रांजैक्शन के हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, किसी का हम एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, और किसी ट्रांजैक्शन का हम कोई एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड नहीं करते। दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लीट सिस्टम। किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, किसी का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है और किसी का कोई भी नहीं होता। अगर हम ये कहें कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है तो उसका जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, वो गलत हो जाएगा। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं, इसमें हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट, जैसे मैंने पहले कहा, किसी का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, किसी का हम कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते। इट इज इनकम्प्लीट, दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लीट, दैट इज व्हाई इट इज अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स। But this method, at the same time, this method is very suitable for the small scale business. उसके लिए बड़ा suitable है, बड़ी इसकी बढ़िया ये मेरिट है, because number of transaction जो है वो small business की वो कम होती है। छोटे businesses में है उनके जो है वो transactions कम होती हैं, तो बजाय इसके कि वो किसी अकाउंटेंट को हायर करें, किसी CA को हायर करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, वो खुद ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख लेते हैं। And many of them they don't have a knowledge of books of accounts कैसे मेंटेन करनी है। तो जिस सिस्टम से वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और ये हर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन वेरी करता है, कौन किस हिसाब से बनाता है, अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। जनरली ऐसे सिस्टम में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं, एक बनती है कैश बुक, एक ये बनती है, एक बनते हैं पर्सनल अकाउंट्स ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आपने स्टार्टिंग में कहीं पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितनी होती हैं, याद है किसी को? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, याद है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किए थे, उसमें हमने जो सम्स किए हमने मॉडर्न के हिसाब से किए थे ना, एसेट इंक्रीजेस, डेबिट डिक्रीजेस, क्रेडिट लायबिलिटीज केस में उल्टा होता है। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी थी, उसमें नंबर ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं। एक होता है रियल अकाउंट होता है, दूसरा कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट। एक होता है, तीसरा कौन सा होता है? पर्सनल। रियल अकाउंट
पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। इस केस में जो बिजनेसमैन है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करता है, वो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट वो मेंटेन नहीं करता है, छोड़ देता है। रियल अकाउंट किससे डील करते हैं? रियल अकाउंट मींस कौन कौन से? एनी एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट? बिजनेस की प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ बात होती है। एनी एग्जांपल ऑफ एसेट्स ऑफ बिजनेस? एनी एग्जांपल दे दो। कैश बुक तो हो गई, और कोई एसेट, कोई बिल्डिंग एसेट, कोई मशीनरी, कोई और एसेट, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मोटर व्हीकल्स, ये है रियल अकाउंट जो बिजनेस की प्रॉपर्टी के साथ, एसेट्स के साथ डील कर रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट्स किससे डील करते हैं? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। बिजनेसमैन ये भी नहीं मेंटेन करता। ये मेंटेन नहीं करता डजंट मीन कि ये होते नहीं, होते हैं, ये मेंटेन नहीं करता। बिजनेसमैन क्या मेंटेन करता है? एक करता है कैश बुक मेंटेन और एक करता है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स किसके? डेटर्स के एंड क्रेडिटर्स के। डेटर्स के क्यों? डेटर्स के क्यों? उससे कितना पैसा लेना है। क्रेडिटर्स के क्यों? कितना पैसा देना है। इसके लिए बिकॉज डेटर्स के साथ और क्रेडिटर्स के साथ बिजनेसमैन डेली डील कर रहा है, रोज सामान सेल कर रहा है, रोज सामान परचेज भी कर रहा है। लेकिन एक्सपेंसेस जो है ना, बिजनेसमैन रोज रोज नहीं पे कर रहा। छोटा बिजनेसमैन एक्सपेंसेस कितने होने हैं? अब बोल तो उसने बंदा रखा नहीं होना, कोई रखा होगा तो एक आध रखा होगा। सैलरी महीने में एक बार देनी है, साल में कितनी 12 सैलरी तो खुद ही लिख लेगा ना उसको, उसके लिए थोड़ी अपॉइंट करेंगे पर्सन को। एंड मोर ओवर ही कांट अफोर्ड दैट क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन है। सपोज बिल्डिंग रेंट पे उसने ली हुई है, रेंट कितनी बारी पे करना है साल में? 12, तो लिख लेगा ना 12 बारी। वो कोई बड़ा मोटा रिक्शे वाला ऐसे कैरेज चार्जेस, कैरेज दे दिया, कार्टेज दे दिया उसको, को फ्रेट पे कर दिया, यही काम होगा उसका। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंसेस होने नहीं। इनकम्स कहाँ से होनी है? एक्सेप्ट सेल तो है ही उसकी इनकम, इसके अलावा कहाँ से होगी? उसके पास होने कुछ नहीं। कहीं उसने किसी को लोन दिया हो या पैसा इन्वेस्ट किया हो तो जो इंटरेस्ट उसका आ जाएगा वो मिलेगा उसको, दैट्स ऑल, खत्म। इनकम एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं है, अगर है भी तो उसको खुद मैनेज कर सकता है। मोर ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो जो है वो किसी अकाउंटेंट को हायर करे, उसको ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक तो है थोड़ी, एक है सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, उसमें जाके जो है कंपनीज जो बनाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनकी सेल्स की फिगर ज़्यादा होती हैं, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं और काफ़ी यूजेस होते हैं उसके लिए वो अपने प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। मोreover द कंपनीज आर इन अ पोजीशन कि प्रोफेशनल सीएस को हायर कर सकें, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकें। जिस सिस्टम से ये रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं इस सिस्टम में, वहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती, सारा सिंपल ही रहता है, तो कोई ज़रूरत नहीं होती हायर करने के लिए। इसीलिए ये जो मेथड है ये इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि किसी को हायर नहीं कर रहे हैं, खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जा रही है, हर बंदा अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी आस्क सीए कि सर प्लीज मेरी रिटर्न फाइल कर दीजिए, मेरे को ये मेरी सेल हुई है, वो हमें यहाँ से मिल जानी है, ये मेरी परचेज थी वो यहाँ से मिल जानी है, कैश बुक से मेरे एक्सपेंसेस इनकम्स मिल जानी है, मिल ही जाने का। कैश बुक बना रहे हैं, क्रेडिट साइड जो पैसे किसी को दे रहे होंगे लिखेंगे ना, सैलरी आ जाएगी ना साल में 12 बारी, 31st ऑफ जैन बाय सैलरी, 28th ऑफ फेब बाय सैलरी, 31st ऑफ मार्च बाय सैलरी, 12 सैलरीज प्लस कर देंगे, 12 रेंट प्लस कर लेंगे, 12 इंटरेस्ट प्लस कर लेंगे, दैट्स ऑल। सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो डाटा है वो जरूरी है और बिजनेसमैन देखिए और मेंटेन कर रहा है। बिकॉज डेटर से कितने पैसे देने हैं, उसको सामान उधार पे जा रहा है, कुछ पैसे देके जा रहा है, गुड्स वापस करके जा रहा है, क्रेडिटर्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, उससे सामान परचेज कर रहे हैं, रेगुलरली ड्राइंग उसकी जो है वो ट्रांजेक्शन हो रही है, इसके लिए उसने अलग अलग मेंटेन कर लिया। बिजनेसमैन ने बिजनेस आज स्टार्ट किया, उसने बिल्डिंग परचेज कर ली, सपोज साल में कितने बार परचेज करेगा बिल्डिंग को? दोबारा करेगा ही नहीं। और जब बिल्डिंग परचेज करेगा तो कैश बुक में उसकी एंट्री आ जाएगी ना, एक बार ही परचेज करी हो गई, वो कौन सा रोज बिल्डिंग परचेज करेगा? मशीनरी सपोज कोई परचेज करी या कोई इक्विपमेंट परचेज किया, कोई कंप्यूटर परचेज किया, एक बार कर लिया, वो कौन सा रोज करेगा? वो तो वहां से जो रियल अकाउंट्स का डाटा है वो तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा, कौन सी एसेट हमने परचेज करी है, कौन सी सेल करी है। सिमिलरली नॉमिनल अकाउंट डाटा है, आपका एक्सपेंसेस इनकम्स का है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा।
रह गया पर्सनल अकाउंट का डाटा, डेटर्स और क्रेडिटर्स का वो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, पर्सनल वो वहां से मिल रहा है। एक्चुअली में वो सारा कुछ लिख ही जाना है जितना को रिक्वायर्ड है एक्चुअली, है ना। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर जो सीए होगा या जो अकाउंटेंट होगा इसमें से डाटा निकाल के उसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर देगा, वो अपना इनकम टैक्स पे कर देगा, जब उसने रिटर्न्स फाइल करनी जो भी करनी हो, जीएसटी करनी होगी और करनी हो वो कर लेगा अपनी रिटर्न फाइल। बड़ा सिंपल सा मेथड, बड़ा इकोनॉमिकल सा। इकोनॉमिकल क्यों है? व्हाई इट इज इकोनॉमिकल? क्योंकि उसको प्रोफेशनल सीए हायर करने की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट्स हायर करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उसको बेसिक जो है वो अकाउंटिंग की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मेथड सिंपल है और बिजनेसमैन भी जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी सिंपल है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम है। समझ आ रही है बात? ठीक है, इकोनॉमिकल है बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। वो नहीं मानती, वो नहीं इसको मानती। ठीक है, वो कहती है कि नहीं, प्रॉफिट आप कैलकुलेट करके लेके आ रहे हो, डबल एंट्री से ही कैलकुलेट करो। तो बिजनेसमैन क्या करता है, मैंने पहले बताया, बिजनेसमैन क्या करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही गेट्स इट कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री सिस्टम। एक बार ही पैसे पे करता है, 12 महीने पैसे नहीं पे करता, एक बार पैसे पे करता है। इसमें से वो उसका ड्रॉ निकालते, दूसरा निकालते हैं, उसका डाटा निकालते हैं, डाटा ड्रॉ करते हैं उसमें से, और उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दे देते हैं सीईओ उसको। इन स्पाइट ऑफ पेइंग एवरी मंथ द चार्जेस, बिजनेसमैन एक बार ही पैसे पे करता है एंड ही गेट्स इट कन्वर्टेड इनटू डबल एंट्री सिस्टम। दैट बिकम्स ऑथेंटिक सिस्टम, दैट बिकम्स कंप्लीट सिस्टम। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। नाउ बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग real accounts and nominal accounts in this, means we are having incomplete records. Double entry means we are having complete records and we are in a position to prepare trial balance. याद है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। वेरी गुड बच्चे, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मींस कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, वो हमारी गलती नहीं है। कब? जब ट्रायल बैलेंस मिल जाता है। ट्रायल बैलेंस क्यों मिलता है? क्योंकि हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं डबल एंट्री में। सिंगल एंट्री में ये पॉसिबिलिटी नहीं। सिंगल एंट्री में बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग, वी आर नॉट रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स, ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। बना लेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब दोनों डेबिट और क्रेडिट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी तो एट द एंड ऑफ द ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट मैच करेंगे। जब हम रिकॉर्ड ही नहीं करें तो मैच भी नहीं करेंगे, बिकॉज ये मेथड इनकम्प्लीट है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, इट मींस द बिजनेसमैन विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चेक ही नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं चल रहा। हमारा ट्रायल बैलेंस ना बने, हमें चल जाता है पता कि कोई मिस्टेक है, हम जर्नल चेक कर लेते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स चेक कर लेते हैं, लेजर चेक कर लेते हैं, हम ट्रायल बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। मिस्टेक मिल जाती है, हमारा ट्रायल बैलेंस बाद में मैच कर जाता है एंड वी आर श्योर कि हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। लेकिन जब हम बना ही सिंगल एंट्री से रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता, बना लिया तो मिलेगा नहीं, विच फर्दर मीन्स दैट चांसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स बढ़ जाते हैं। कोई एरर हो जाए, डबल एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पता ही नहीं चल रहा एरर हो गई है, फ्रॉड हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, इंटरनल चेक पॉसिबल नहीं रहता। इंटरनल चेक क्या होता है? किसी एक बंदे का काम दूसरे बंदे से चेक करवा लेना। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको कंप्लीटली उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम तो पहले ही मेथड को इनकम्प्लीट जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा तो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इंटरनल चेक भी नहीं हम करवा सकते। मीन्स हर मेथड की डबल एंट्री की अपने पॉजिटिव्स अपने नेगेटिव्स हैं, सिंगल एंट्री की अपने पॉजिटिव अपने नेगेटिव्स हैं। बात तो ये है कि विच मेथड विच सिस्टम द बिजनेसमैन वांट्स टू अडॉप्ट। अगर वो इस पोजीशन में है कि वो अफोर्ड कर सकता है एक्सपर्ट की सर्विसेज 12 महीने 30 दिन, है ना, उसको ज़रूरत है, उसका बिजनेस बड़ा है तो वो कर सकता है। नहीं तो जनरली स्मॉल बिजनेसमैन क्या करते हैं, मैंने पहले बताया, वो अपने लेवल अपने हिसाब से सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही गेट्स इट कन्वर्टेड एंड पे द टैक्सेस, फाइल द रिटर्न्स। दोनों मेथड्स ठीक है। सिंगल एंट्री क्यों ठीक है? सिंपल, बड़ा है, इकोनॉमिकल है, स्मॉल बिजनेस के लिए ठीक है ना। डबल एंट्री क्यों ठीक है? कि ये सही कंप्लीट सिस्टम है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज इसको मानती हैं, गवर्नमेंट इस मेथड को मानती है,
बट एट द सेम टाइम ये महंगा बड़ा है, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए सूटेबल नहीं है ना। अपनी अपने पॉजिटिव्स, अपने अपने दोनों मेथड्स की नेगेटिव बिजनेसमैन पे डिपेंड करता है उसने फॉलो कर कौन सा करना है, बट गवर्नमेंट जो है वो डबल एंट्री को मानती है। एम आई क्लियर? ठीक है। अब इसमें आपने जो आपके 20.1 पेज नंबर पे दिया जो आपने पढ़ना है, जो कुछ हमने डिस्कस किया ना, इसी में ही मैंने फीचर्स डिस्कस करी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, इसी में ही मैंने उसकी मेरिट्स भी डिस्कस करी है सिंगल एंट्री की, इसी में ही मैंने डीमेरिट्स कर दी। और जब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया, साथ में फीचर्स क्लियर हो गई, उसमें से ही मेरिट्स और डीमेरिट्स लेकर आनी है, उसमें से ही इनका कंपैरिजन बन जाएगा सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का। अगर मैं कहूँ कंपेयर सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी हियर मींस के विच सिस्टम इज इकोनॉमिकल, तो क्या आंसर आएगा? सिंगल एंट्री सिस्टम इज इकोनॉमिकल, डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट इकोनॉमिकली एक्सपेंसिव। ये डिफरेंस का पॉइंट बन गया, यहीं से ही ये आपकी मेरिट बन गई सिंगल एंट्री की, इट इज एन इकोनॉमिकल मेथड। यहीं से ये फीचर भी बन रहा है, इसी के पॉइंट वही है 5-7 घुमाते आके फीचर में भी आ जाने हैं, मेरिट में भी आ जाने हैं, डीमेरिट में भी आ जाने हैं, डिफरेंस में भी आ जाने हैं। समझ आ रही है बात? ठीक। तो 20.1 पेज नंबर पे सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग है, 20.2 पे फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, और 20.3 पे इसका डिफरेंस है। जितनी बातें हमने करी वो सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, सेम लिखी हुई हैं। अगर नहीं हमने वो डिस्कस करी तो इससे वो रिलेट हो रही है। फॉर एग्जांपल, इसमें जब सिंगल एंट्री में जो प्रॉफिट निकालते हैं दैट इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो एग्जैक्ट नहीं निकलता। डबल एंट्री में एग्जैक्ट निकलता है, सिंगल एंट्री में एग्जैक्ट नहीं निकलता। सिंगल एंट्री में दैट इज द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट व्हिच इज कैलकुलेटेड। तो वी कैन से कि ये डीमेरिट बन जाएगी कि वी आर अनएबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बन गई डीमेरिट। सिंगल एंट्री हेल्प कर रहा है कैलकुलेट करने में, बट एग्जैक्ट नहीं अमाउंट निकाल सकते, एस्टिमेटेड निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? एनीवन कैन टेल? क्योंकि यस, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बात करेंगे ना अभी, नॉमिनल अकाउंट से नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉमिनल से निकल गए ना एक्सपेंसेस इनकम से प्रॉफिट निकल रहा है। एंड व्हेन वी आर नॉट रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, रफ में उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट कर रहे हैं उसको, तो एनी प्रॉफिट कहां से आएगा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके। इफ इनकम एक्सपेंसेस आर नॉट कंप्लीट, दे आर इनकम्प्लीट, द प्रॉफिट विल आल्सो बी एस्टिमेटेड। Clear? Similarly, we are unable to know the financial position of the business. Why? Financial position of the business. Why we are unable? Anyone else? Because we are बैलेंस शीट तो बात ही नहीं करी। थोड़ा इसके थोड़ा पीछे जाओ, इसकी थोड़ा पीछे जाओ, आपने नेक्स्ट लाइन बोल दी है, we are unable to know the financial position of the business. प्रॉफिट लॉस में तो कहीं भी नहीं आती एसेट्स। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ट्रायल बैलेंस। किसकी बात हो रही है? रियल अकाउंट एसेट्स एंड इसको आगे बोलो। यस, यहाँ से स्टार्ट होता है, एसेट्स से स्टार्ट होता है, बिकॉज वी आर नॉट मेंटेनिंग रियल अकाउंट्स, मींस वी आर नॉट मेंटेनिंग एसेट्स अकाउंट। एसेट नहीं बना रहे हैं, लिख रहे हैं हम सपोज, तो बैलेंस शीट कहाँ से बनेगी? बैलेंस शीट नहीं बन रही है, बिजनेसमैन इज अनएबल टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जबकि ये डबल एंट्री में पॉसिबल है। डिफरेंस भी आ रहा है यहाँ रहना कि मेरिट्स और डीमेरिट्स की पॉइंट प्राप्त हो रही है। पॉइंट सारे वही हैं, घूम फिर के वही आप देखना फीचर्स में आएंगे, उसमें से कुछ मेरिट्स बन जाएंगे, कुछ डीमेरिट्स बन जाएंगे, कुछ उसके फीचर्स में डिफरेंसेस बन जाएंगे। ये पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल पे अगर हम आए तो टॉपिक लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉसेस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स। Calculate profits or losses in this single entry system. Two methods are there. One is statement of affairs method. इसे हम net worth method भी कह देते हैं। net worth method कहीं ना कहीं बुक में लिखा होगा आपके। net worth method. Second है conversion method. conversion method क्या होता है? इसमें हम जिसे हम पहले बात कर रहे थे, सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड देन वी कैलकुलेट द प्रॉफिट्स। बट ये वाला मेथड आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है,
इस साल के सिलेबस में नहीं है। सेकंड वाला मेथड आपकी जो सिलेबस में है दैट इज ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। डन। ठीक, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड में प्रॉफिट या लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट का नेम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये कैसे बनेगी स्टेटमेंट? अब दो इसके कॉलम्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इट विल स्टार्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल। जो माइनस वाली फिगर है मैं ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ इसे आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे जो ये आंसर आएगा दैट विल बी एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल जब माइनस कर देंगे तो नेट रिजल्ट हमारा प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग दैट ईयर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल एनीवन कैन एक्सप्लेन क्लोजिंग कैपिटल? यस सर। So capital at the end of the year. Yes, at the End of the year. at the end of the year, on the last day of the accounting period, any capital is there. If it is, then it is closing capital. And what will be opening capital? And the At the beginning of the year. Suppose we are maintaining books of accounts for the year 1920. Which capital will be opening capital? Which capital will be closing capital? Raise hand please. We are maintaining books of accounts for the accounting year 1920. Just read. April 2008 opening date. April, which 15th April, 13th April. There are various days in April month. Which day? Which day? First Of course, 1st April. 1st April 2019 19 will be the opening capital and the closing capital. and 31st March 2020. Yes. 31st March 2020 will be the closing capital. किसी भी जिस भी पीरियड का हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ये वाली, उस पीरियड की फर्स्ट डे वाली कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, उस पीरियड की लास्ट डे वाली कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ये बात? चलो गुड। जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग क्लियर हो गई। ड्राइंग्स जो उसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करी वो अमाउंट। फ्रेश कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इज द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय द बिजनेसमैन ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो 1 अप्रैल को हमारे पास, जैसे हमने पहले बात करी 1920 वाली, अगर 1 अप्रैल को हमारे पास कैपिटल जो थी वो ओपनिंग थी, 31 मार्च वाली क्लोजिंग थी, सपोज बिजनेसमैन ने किसी भी डेट को से 15 अगस्त को उसने बिजनेस में 2 लाख रुपए और लगा दिए, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर, दैट इज फ्रेश कैपिटल, आल्सो नोन एज एडिशनल कैपिटल, आल्सो नोन एज फर्दर कैपिटल, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस फ्रेश कैपिटल, ये आपका आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड में से हम ओपनिंग वाली माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, अगर सपोज ओपनिंग कैपिटल थी 100 रुपीज की, ड्राइंग्स हो गई 30 की, फ्रेश कैपिटल है आपकी 50 की, ये हमने माइनस कर दी इसमें से, एडजस्टेड कितनी आ गई 80। सपोज 50 की थी हमारी ओपनिंग कैपिटल, 30 क्या प्रॉफिट। अगर ओपनिंग कैपिटल होती 150 की, अब ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे 70 रुपीज का लॉस आ रहा है, 70 का लॉस। इफ एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द ओपनिंग कैपिटल देन इट इज प्रॉफिट। इफ रिवर्स इज द केस मीन द आंसर इज इन नेगेटिव, दैट इज ओपनिंग कैपिटल इज मोर देन द रिजल्ट विल बी लॉस। एम आई क्लियर? ठीक है यहाँ तक?